वेलकम एवरीवन। मैं एक यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले पहले वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि जो डाटा से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डाटा इंजीनियर्स, इन सब का प्रोफाइल कैसे है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को सूट करता है और हमें क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी उन पर्टिकुलर प्रोफेशंस के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी है और फिर उनको अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अब बहुत सारी कंपनीज करने लगी है। इनफैक्ट कंपनीज अब स्टार्ट कर दी हैं जिसमें एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। तो एआई क्या है, ये भी बेसिकली हमको सब पता होगा कि कैसे कंप्यूटर खुद को अपने आप को ट्रेन कर सकता है, आसपास की सराउंडिंग्स का यूज़ करके वो अपने आप इंटरप्रीट कर सकता है डाटा को और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट दे सकता है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि मशीन या कंप्यूटर या प्रोग्राम खुद सीखता है। ठीक है, तो उसकी एक ब्रांच होती है, उसकी खुद की एक सबसेट होती है, वो होती है मशीन लर्निंग। ठीक है, और इस फील्ड के जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मशीन लर्निंग इंजीनियर्स कहा जाता है। इसके बाद डाटा साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, ये और ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद डेटा एनालिस्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ और जॉब प्रोफाइल्स और होते हैं, उनका स्पेसिफिकेशंस थोड़ा सा अलग रहेगा हमारी इन टाइप सीरीज़ से। बेसिकली हम लोग जो अभी सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम किस किस चीज़ की भी जो भी चीज़ों की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे इन 3 प्रोफेशंस के लिए जो भी हमें नेसेसरी स्किल्स चाहिए वो हमें इसमें उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द स्किल सेट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, कौन कौन से स्किल्स हमको आने चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि मैं इनमें से कोई भी, इन 2-3 में से कोई भी एक प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकें और अपना कैरियर उन स्किल्स का यूज़ करके बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें आता है आप लोग जानते होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, नंबर 1 इज़ पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन डेटा साइंस में भी काम आती है और इसके अलावा मशीन लर्निंग में भी काम आती है। ठीक है ना, तो बोथ आर सूटेड वेल पाइथन। फिर उसके बाद एसक्यूएल आनी चाहिए हमें। एसक्यूएल इज़ वेरी इजी। ठीक है, ये काफ़ी आसान होता है इसको। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आर, इसका इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें जो आज जो भी कंपनीज इन फील्ड में जो डाटा में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नीड्स डेटा टू ऑपरेट। तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बहुत सारा लार्ज टन्स ऑफ डेटा, 2.5 क्विलियन टन्स ऑफ डेटा इतना अपलोड होता है रोज़ इंटरनेट पे। इतना डाटा है और हमें कंपनी उस डेटा का यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती हैं कंपनीज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो है। ठीक है, ज़ोमैटो क्या करती है, हमारे स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, हमारी परचेजिंग हिस्ट्री के बारे में, इन सब तरीके का डेटा स्टोर करती है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है वो UIDAI.gov.in, ये एक पर्टिकुलर एक तरीके का आप वेयर हाउस या गवर्नमेंट का एक स्टोरेज फैसिलिटी मान लीजिए जो हमारे आधार पैन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा
आपने रिसेंटली सुना होगा कि व्हाट्सएप लोगों का डाटा स्टोर कर रही है, ठीक है, फेसबुक लोगों का डाटा यूज़ करती है, तो इन सब प्राइवेसी वगैरह में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मतलब कंपनीज इन डेटा का करती क्या है, और जो अब रिसेंटली डाटा साइंस की जॉब और मशीन लर्निंग की जॉब्स ऑफ़र कर रही हैं कंपनीज़, वो डेटा का क्या यूज़ कर रही हैं। तो बेसिकली वो कोई भी एक गिवन सेट ऑफ डेटा है कस्टमर्स के ऊपर, इसका यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर है वो ब्रेड ख़रीद रहा है तो वो बटर भी ख़रीदेगा, तो ब्रेड तो एक 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 दो परचेजिंग सिचुएशन में एक रिलेशन बन गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब उन्होंने कोई ऑफ़र देना है तो उसमें वो ब्रेड भी रख देंगे और बटर भी। फॉर एग्जांपल कोई ब्लू कलर की शर्ट ख़रीद रहा है डेनिम की, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर कोई उनके स्टोर हाउसेस पे कोई आता है, अगर वो डेनिम की शर्ट ख़रीदता है तो वो एक जीन्स भी ख़रीदता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक ऑफ़र बना देंगे कि आपको 1500 रुपये में ये और ये दोनों मिलेगी साथ में। तो इससे क्या होगा, कस्टमर की नेचर ऑफ परचेज़ के बारे में उनको डेटा इस तरह से मिलता है। फिर वो क्या करते हैं कि कस्टमर बिहेवियर का और या कंज्यूमर बिहेवियर का यूज़ करके, ठीक है, वो अपनी सेल्स पे इम्प्रूव करते हैं, अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले स्किल सेट जो, अगर हमें इनमें से कोई भी एक जॉब प्रोफेशन चाहिए तो वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये कैसे काम आता है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इट इज़ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, कलेक्टिंग प्लस एनालाइजिंग, ठीक है। तो एनालाइजिंग कैसे होती है, बेसिकली इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। एक तरीके से डेटा में से पहले से कुछ मान लो प्रॉब्लम है, या फिर एक तरीके से हम वर्ड यूज़ करेंगे टेक्निकल वर्ड BIAS, बायस, उसको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। और टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ, टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड, स्पेलिंग देख लेना, डेटा, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कितने तरीके का होता है। सबसे पहले होता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब एक तरीके से हो गया कि जो भी हमारा डाटा हमको कलेक्ट किया है वो चार्ट, टेबल, ग्राफ, इसके ग्राफ, चार्ट, टेबल, इनकी फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना, उसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। दूसरा होता है इन्फरेंशियल। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक मेरे पास कस्टमर डेटा सेट है, ठीक है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो मतलब कस्टमर के बारे में इतने कॉलम्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर बाद में हमें कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना है लास्ट इस लेवल कह सकते हो आप। तो इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फरेंशियल। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड जहाँ जहाँ खरीदी गई होगी वहाँ बटर भी खरीदा गया होगा, जहाँ पे शुगर खरीदी गई होगी वहाँ पर मिल्क भी खरीदा गया होगा, जहाँ पे कॉफ़ी खरीदी गई होगी, ठीक है, वहाँ पे मिल्क खरीदा गया होगा। तो इस तरीके के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने में या फिर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने को इन्फरेंशियल एनालिसिस कहते हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कितने परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स ने ब्रेड बटर साथ में ख़रीदा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है प्रेडिक्टिव। अब आप ये देखिए कुछ प्रेडिक्शन लगाओ, मतलब कि ऐसा ऐसा रहेगा क्या। तो आपने कोई एक अंदाज़ा लगाया, ठीक है, और उसके बाद क्या करा हमने, अपना एक जैसे कुछ रिलेशन या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करके वेरिएबल्स में से, तो हमने एक अंदाज़ा लगाया, तो वो हो गया वाई, और फिर उसको कंपेयर किया हमने एक्चुअल आउटकम से, तो ये कहलाता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। अब मैं आपको सही बताऊँ, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेटा माइनिंग भी यूज़ होती है, और मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग जो कहते हैं, डेटा माइनिंग एंड डेटा मॉडलिंग। अब ये क्या है, ये तो अलग टॉपिक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो एक कहलाता है डेटा मॉडलिंग, डेटा माइनिंग
और मशीन लर्निंग, ये 3 कोर टेक्निक्स होती हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ प्रेडिक्टिव एनालिसिस। फिर इसके बाद लास्ट नहीं मतलब फिर इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस काफ़ी हद तक मैच करता है इन्फरेंशियल एनालिसिस को, मतलब कुछ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन निकालना, सारे डाटा की स्टडी करके एक पर्टिकुलर इन्फॉर्म्ड डिसीजन को निकालना, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, इस तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमने पढ़ लिया। और इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी। तो दैट इज़ लाइक कि एक्सप्लोरेटरी एंड इन्फरेंशियल आर बेसिकली सेम। आप पूरे डेटा को एक्सप्लोर करो, फिर उसके बाद उससे देखकर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। फिर लास्ट में आता है कैजुअल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए, कैजुअल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ लाइक स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। विद इन रॉ डेटा। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, so this is like कि cause and effect relation between variables within raw data। ठीक है, cause and effect relationship कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केट में अगर सडनली मिल्क की जो पैकेट्स आते हैं अमूल के, उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 32 रुपये से इंक्रीज़ होकर ₹50 हो जाती है, तो आप देखोगे कि जो टी शॉप्स हैं उन पे चाय जो एक गिलास मिलती है 10 रुपये की, दैट विल राइज टू 20 रुपीज़। तो इन दिस वे एज इंक्रीज इन प्राइस इन द मिल्क हैज़ अफेक्टेड इन इंक्रीज इन द प्राइस इन द टी शॉप्स। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक कैजुअल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसर फ्लो, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ फिर बताऊँगा ये क्या है। टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, ओपन सीबी, साइकिट, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, मतलब सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकिट, ये कुछ पाइथन लाइब्रेरीज़ या फिर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ हैं जिनका इस्तेमाल होता है मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस में भी। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है कि इन लाइब्रेरीज़ के अंदर, जैसे टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है, पाईटॉर्च एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉट है। मैटप्लॉट क्या है? मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर पैकेजेस हैं जो हमें चार्ट्स और ग्राफ बनाने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन के जितने काम होते हैं वो ओपन सीवी से होते हैं। अब यह क्या होता है कंप्यूटर विजन, वो किसी अलग वीडियो में बता दूंगा क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन की फील्ड की स्टडी के लिए हमें ओपन सीवी की लाइब्रेरी ज़रूरत पड़ती है, और इन सब में बेसिकली इन दो में इसमें हमें पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक तरीके से ये कहूँगा कि आपको आर लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, पाइथन लैंग्वेज आना का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टडी पाइथन एज मच एज, मतलब प्रैक्टिस एंड इस टीच। तो हमारा पहले क्या था? साइकिट, पाईटॉर्च, मैटप्लॉटलिब, टेंसर फ्लो, इस तरीके से ये 4-5 नाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपने को डेटा विजुअलाइजेशन में, ठीक है, ये
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा विजुअलाइजेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है क्योंकि इसके लिए ना अलग से टूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कुछ अलग से टूल्स हैं जिनमें बेसिकली सीबॉर्न एक नाम है, सीबॉर्न, टेबल आउट, पावर बीआई, इनके आपको अलग से कोर्सेज मिल जाएंगे यार, तो ये सीखने के लिए। और मैटप्लॉटलिब भी इसी में आता है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करना और उसको विजुअली रीडेबल फॉर्म या इंटरप्रेट करना आसान हो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को के लिए कुछ टूल्स हैं, इनका यूज़ होता है। ठीक है, और मशीन लर्निंग के प्रोफाइल में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डेटा साइंस के प्रोफाइल में इसकी इंपॉर्टेंस है डेटा विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा। फिर आ जाइए DBMS। DBMS क्या है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब जैसे कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर साइंस ICSE बोर्ड में रही होगी 8, 9, 10 में, उन्होंने DBMS थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मतलब बहुत सारी एक्सेल शीट वगैरह इस तरीके की बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी इसमें कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल MongoDB, ठीक है, MySQL, इसमें ये SQL का यूज़ करते हैं। ठीक है, PostgreSQL, ठीक है, और इनका यूज़ कैसे होता है, मतलब मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ के एंड में, या फिर 75% सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी, तो DBMS के कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एक होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि डेटा को मैनेज करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारा डाटा है उसको कहाँ, अगर आप कोई भी एक टीम है उसमें 1, 2, 3 और 4 लोग हैं, तो अब एक के लैपटॉप में तो है, दूसरे के में कैसा है, दूसरे में एक साथ काम करने के लिए, जैसे GCR वगैरह होती है हमारी गूगल क्लासरूम, ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में अज्योर, अमेज़ॉन और हमारे इवन गूगल भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम ऑनलाइन डेटा के साथ कंपनीज और प्रोजेक्ट्स बनाने के काम पे ऑनलाइन ही उसमें चेंजेस और जो भी है वो कर सकते हैं और उन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मैथ्स। देखो मैथ्स के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कितनी अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। अपन सारे लोग JEE वगैरह तो पढ़ ही चुके होते हैं 11th 12th की मैथ्स। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सा पोर्शन चाहिए, तो इसको स्टार बना लेना। मैथ्स पहला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा, इनकी नीड है। थर्ड है आपका ज्योमेट्री, कैलकुलस, थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलस। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी में एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा एक टॉपिक आता है रेग्रेशन। रेग्रेशन में लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन की पढ़ाई होती है। इसमें सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, तो लीनियर रेग्रेशन बेसिकली क्या होता है ऐसे करके, और फिर लॉजिस्टिक रेग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शन की होता है, तो इसमें लीनियर और लॉजिस्टिक। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा इसमें पढ़ते हैं वेक्टर मॉडल्स और
विद इन द सीरीज़ हम मैथ्स जो ज़रूरी है हमारे एमएल और डेटा साइंस के प्रोफाइल के लिए, वो पूरी मैथ्स में ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग ये एक अलग एक तरीके का डोमेन है, ठीक है, सब डोमेन या सबसेट आप मान लो इसी का, ठीक है। इसमें एसोसिएशन रूल्स और वो सब पढ़ते हैं, उसके बारे में जब आएगा टॉपिक तब बताएंगे। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाकर डराना नहीं चाह रहा किसी को, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग के बाद न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स देखो जैसे नाम आपको सुनाई दे रहा है ना, न्यूरल नेटवर्क, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग प्रोफाइल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे कि हमें डेटा को क्लासीफाई, मॉडिफाई या फिर उसमें से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए हमें अलग अलग मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूरल नेटवर्क एक अलग तरीके का पूरा डोमेन है, जिसमें क्या है कि बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ अलग अलग इनपुट्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम एक कॉमन नोड पे लेके आते हैं ताकि एक पर फाइनल आंसर निकल सके। इसमें इनपुट लेयर होती है, एक फाइनल आउटपुट लेयर होती है, इसमें हम बाइस को भी मिक्स करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो देयर इज़ अ होल न्यू डिफरेंट टॉपिक। न्यूरल नेटवर्क्स अपने आप में एक खूब बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो डेट इज़ लाइक कि, और ये मेरा बहुत फेवरेट भी है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क्स इज़ लाइक कि एमएल और डेटा साइंस के प्रोफाइल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं ज़रूर पढ़ा, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी चंगी एकदम, ठीक है। और फिर इसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस, जो भी डेटा टाइम के साथ वेरी होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे वो टाइम सीरीज एनालिसिस में आएंगे। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वर्जन कंट्रोल के लिए हम गिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी बिग डेटा कंपनीज, बिग डेटा इज़ बेसिकली क्या है कि बहुत मान लो बहुत सारा डाटा है, इतना सारा डाटा कि नॉर्मल छोटे टूल्स काम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी फिर एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, कुछ मैट्रिक्स होते हैं एक्यूरेसी, जैसे कि, ठीक है, मीन, मीडियन, ये सब कुछ मैट्रिक्स हैं जो मॉडल की एक्यूरेसी जज करने में हेल्प करते हैं। प्रेसिशन, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, ठीक है, दे आर यूज्ड टू जज द इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। तो जिन मॉडल्स की या मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा के बढ़ जाने की वजह से गिर जाती है, तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें मासिव डेटा सेट्स हैंडल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक अपाचे बाइक, वो नहीं, खैर, हैडूप, ठीक है, स्पार्क, और ऐसे बोलते हैं अपाचे, काफका एक साथ, वैसे ये अलग अलग है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इन बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, फिर प्रोसेस करना और फिर उसको एनालाइज करना। ऐसे मान के चल लो नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम यूज़ करती हैं, इतना सारा मतलब काम आता है उनके, ठीक है। फिर पाइथन के बारे में मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोल दूँ, हमें पाइथन की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे लाइब्रेरीज का मैंने नाम लिया था, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये स्टोर ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, मैटप्लॉटलिब चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने के लिए, ठीक है, साइकिट लर्न, ये सब पाइथन लाइब्रेरीज है। टेंसरफ्लो इंजीनियर्स बहुत हाईली पेड होते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट, इसका यूडेमी पे एक अलग से आपको पूरा एक वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं ज़रूर एक अलग से वो बनाऊंगा, जिसमें टेंसरफ्लो का इस्तेमाल कैसे होता है मशीन लर्निंग में, ज़रूर बनाऊंगा पक्का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो आज मेरे को बस इतना बताना था कि हमें इन प्रोफाइल्स के लिए, प्रोफाइल्स कौन से, डाटा साइंस का, मशीन लर्निंग इंजीनियर का स्पेसिफिकली, फिर डेटा एनालिस्ट भी आप इंक्लूड कर लो इसमें, इनके लिए हमें कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए,
इसके बारे में मुझे आपको एक ब्रीफिंग देनी थी, ठीक है। और ये ब्रीफिंग इस बारे में भी है कि मेरी आने वाली जो सीरीज़ है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क्स। अपना ये जो ओपन एआई वगैरह है ना वो यूज़ करता है बहुत, मतलब ओपन एआई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट न्यूरल नेटवर्क्स। इसका मॉडल कैसे बना ये भी डिस्कस करेंगे। रेडियल बायस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स, तो मतलब देयर इज अ होल डिफरेंट डोमेन। और इसके बाद फिर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी ज़बरदस्त खुल के बात करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ठीक है। फिर एक टर्म आती है LLM। LLM क्या होता है, अभी केवल डेफिनेशन सुन लो, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ये भी काम आएंगे, ठीक है। मतलब ओपन एआई के को बनाना कैसे बनाया गया मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सीरीज लंबी जाएगी लेकिन मस्त बनेगी बिल्कुल। फिर इसके बाद ये हो गया एंड देयर इज़ नथिंग मोर, ठीक है। डेटा मॉडलिंग इवैल्यूएशन एक बचता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पैटर्न्स के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। कुछ नाम होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के, जैसे कि नेव बाइस एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। अगर हमें स्पीड चाहिए अपनी डेटा इवैल्यूएशन और प्रोसेसिंग में और मॉडलिंग में तो हम नेव बाइस यूज़ करेंगे। रेग्रेशन में अगर हमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा चाहिए तो रैंडम फॉरेस्ट, ये भी एक नाम है एल्गोरिदम का। क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स है तो के मोड, प्रोबेबिलिटी के बारे में डील कर रहे हैं तो के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। तो वी विल डील ऑल अबाउट दीज नेम्स। अभी सब ऐसे अजीब से एलियन नेम लग रहे होंगे बट सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 25% सीरीज़ गुजर चुकी होगी तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या ये समझ में आ जाएगा। 75% तक तो आप मास्टर हो जाओगे इसमें, ठीक है। 100% तक तो आप गॉड हो जाओगे MLAI में, ठीक है। एंड दैट इज़ लाइक कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो अप टू हम जब 50 से 75% सीरीज़ तक हमारे को एक कहीं प्रोफाइल की या फिर कहीं हमें इंटर्न या फिर कहीं अप्लाई करना है तो उसके लिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी आ जाएगी आपको। थैंक्स, है ना।